Good evening, everybody. My name is Sandeep Singh, and I am a faculty at Synergy Study Point, Pune. Over here, I take history of GS1. In history, the ancient, medieval, and the culture part, the modern India part, the post-independence part, and the world history part will be taken by me. In GS paper 2, I take the whole GS paper 2. In GS3, I will be taking science and technology. And in GS4, some parts will be taken by me. Okay. In today's lecture, we will be seeing GS paper 2 approach. We will be actually discussing the syllabus as a whole. Okay, but actually before we actually start the discussion of the syllabus, I would just like you people to know something about me. I have given 6 times UPSC mains examination, and I've also appeared for UPSC civil services interview twice, and once in UPSC Indian Forest Service interview. Also, before actually starting my UPSC journey, I have been teaching chemistry to IIT students since last 4 years. Okay, so overall, I have a teaching experience of more than 6, 7, 8 years. 8 years, you can say. So coming back to UPSC, in GS paper 2, let's start with the syllabus discussion. Okay, so before we actually start the syllabus as such, I would just like to tell you some points of UPSC. Okay, some guideline of UPSC, so that you understand that how what has to be done while the preparation of UPSC. Okay, so if we are able to understand this 1.9, then we are going to be in a very good position to understand what are the demands of UPSC, what UPSC expects from us जब हम UPSC की प्रिपरेशन करते हैं. ओके, सो ये देखो एक स्टेटमेंट है जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस के पहले खुद ही लिख के दिया हुआ है कि व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशन. इसको हम बोल सकते हैं यूपीएससी मंत्रा है ये एक्चुअली एक. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट यूपीएससी इज टॉकिंग अबाउट. देखिए एक एक स्टेटमेंट में यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड को लाइन कुछ वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, तो उस पे फोकस करेंगे ताकि हम समझ सके कि है क्या. So the questions are likely to test the candidate's basic understanding. देखिए पहला वर्ड है बेसिक अंडरस्टैंडिंग. मतलब क्या कि फॉर एनी टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग फॉर यूपीएससी वी हैव टू रिमेंबर दैट वी नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ओके, मतलब कि देयर इज नो नीड टू डू पीएचडी ऑफ दैट टॉपिक. उसके एकदम बोलते हैं लेयर के अंदर लेयर जाके हमें नहीं, मतलब बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, वैसा हमें नहीं करना है. ओके, वी हैव टू जस्ट डू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग. समझ रहे हो, ये पहला पॉइंट. ओके, ऑफ ऑल रेलिवेंट इशू. देखो ये सेकंड पॉइंट है. मतलब क्या कि द इश्यूज जो हम करेंगे वो दो टाइप के इश्यूज होते हैं. एक होता है रेलिवेंट इश्यूज, एक होता है इररेलेवेंट इश्यूज. ओके, सो लेट मी टेल यू, न्यूज़पेपर्स में जो हम पढ़ते हैं ना उसमें से 50 to 60% थिंग ना इररेलेवेंट होती है. मतलब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू वो कुछ काम की नहीं है. सो यूपीएससी ने तो खुद ही बोल के रखा है कि यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कौन से इश्यूज, ओनली रेलिवेंट इश्यूज. So the first step towards doing UPSC is you should be able to differentiate between relevant and irrelevant issues. अगर ये हो गया ना तो आधा काम यूपीएससी का हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट एबिलिटी टू एनालाइज. अभी समझो आप कि ये यूपीएससी क्या बोल रही है यहाँ पे कि एबिलिटी टू एनालाइज मतलब क्या कि आपने क्या किया, वो इशू लिया, इशू का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया. ओके, नाउ यू हैव गॉट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विथ यू. Okay, so now you have to move one step ahead and you should have the ability to analyze that issue. समझ रहे हैं? Okay, ability to analyze का मतलब क्या होता है कि you should be able to find out कि उसके जो इशू है इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है. ओके, इसके डिसएडवांटेज क्या है, अगर ये हुआ तो व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर. ये एनालाइजिंग बोलते हैं हम लोग. ठीक है, ओके, अभी मैंने एनालाइज कर लिया. ओके, तो बहुत बार क्या होगा कि द इश्यूज आर गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल. समझ रहे हैं, मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज रहेंगे. फॉर एग्जांपल, शुड इंडिया बॉम्ब पाकिस्तान. ठीक है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू हो गया ना, तो इसको मैं एनालाइज करूंगा. ओके, एनालाइज करूंगा मतलब क्या करूंगा मैं कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान को बॉम्ब किया तो इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव्स.
ठीक है, ओके। तो ये एनालाइज करने के बाद आई शुड बी एबल टू टेक अ व्यू। टेक अ व्यू मतलब क्या? टेक अ स्टैंड। एक तरफ मेरे को जाना है कि क्या होना चाहिए। शुड वी बम पाकिस्तान? तो आइदर यू टेक यस वी शुड और वी शुड नॉट। समझ रहे हो ना? तो इशू क्या था? बॉम्बिंग पाकिस्तान। ठीक है, एनालाइज में क्या कर रहा हूं? पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहा हूं। ठीक है, और फिर मैं स्टैंड ले रहा हूं, नो वी शुड नॉट बॉम्ब पाकिस्तान। क्यों? देन आई एम गोइंग टू गिव माय रीजंस फॉर दैट। समझ रहे हैं? तो पहला इशू पहचानो, दूसरा एनालाइज करो, और कंफ्लिक्टिंग इश्यूज के ऊपर यू शुड बी एबल टू टेक अ स्टैंड, टेक अ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आंसर्स को अलग बनाता है बाकी के आंसर से, क्योंकि जब आप स्टैंड लेते हो ना, देन यू राइट योर ओन ओपिनियंस इन द आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? ओके, तो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। Okay, so while we are doing this, we should be able to write relevant, meaningful and succinct answer. Relevant मतलब क्या? Okay, whatever is asked वही लिखना है। Meaningful मतलब क्या? कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको समझ के, जो क्वेश्चन की डिमांड है उस हिसाब से ही अच्छे से आंसर लिखना है, मीनिंगफुल आंसर लिखना है हमें। Succinct मतलब टू द पॉइंट आंसर लिखना है। यू हैव टू डोंट बीट अराउंड द बुश। जो पूछा है टू द पॉइंट, दैट ओनली यू हैव टू राइट। This is the basic mantra of UPSC. Please focus and see to it that you have understood each and every point जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये समझ जाओगे और ये कर पाओगे, देन मतलब आपकी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूपीएससी बहुत ही सक्सेसफुली गई है। पॉइंट। Okay, now you all might be having the syllabus of UPSC with you, GS paper 2 का। Okay, what I have done in this slide, I have actually given the whole syllabus as a whole। पूरा का पूरा syllabus साथ में है यहाँ पे। ठीक है, if you see the copy that you are having in the syllabus, उस copy में I have intelligently divided this syllabus of UPSC in 4 different parts। बराबर? पार्ट ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट बी है द सोशल जस्टिस पार्ट, पार्ट सी है the governance part, and the part D is international relations, that is IR part। बरोबर? Okay, in today's lecture we are going to see the part A, the constitution part। ठीक है? Okay, so before we actually start the part A, the constitution part, just have a look at the GS2 ki how GS2 is। Okay, one of the very unique point of GS2 is it is very interesting। Why it is very interesting? Because it is very dynamic and evolving in nature। What do you mean when I say evolving and dynamic in nature? एक एग्जांपल देता ताकि आपको समझ पाए। ओके, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, तो हम आज उस लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल क्या होगा? कोई उस लॉ को चैलेंज कर देगा सुप्रीम कोर्ट में, तो कल हम बोलेंगे कि क्यों चैलेंज किया उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में। परसों क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो लॉ चला गया, तो अब हमको लॉ पढ़ना ही नहीं। So see, within 3 days, the everything has changed about that one law। जो लॉ हम पढ़ रहे थे, फिर हम उसके नेगेटिव्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि the question, the syllabus GS2 has evolved like this। Okay, and this evolution of GS2 makes it very very interesting। Okay, you have to be continuously on the foot कि क्या हुआ आज, आज कुछ हुआ क्या, आज सिलेबस में कुछ पॉइंट आया है क्या न्यूज़पेपर में। Okay, this makes it very interesting। My point। Because of this changing nature of GS paper 2, it is very important कि हमारे बेसिक्स जो है ना बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जब हमारे बेसिक बहुत स्ट्रांग रहेंगे ना, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये चेंजेस क्यों हो रहा है, इतना डायनामिसिटी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, तो इफ यू आर एबल टू ग्रास्प दिस पॉइंट कि ये कैसे कैसे हो रहा है, और बेसिक्स आपको समझ में आ गई, ओके, देन दिस अंडरस्टैंडिंग बिकम्स वेरी क्विक। आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही समझ जाओगे कि कहाँ जा रहा है ये। Okay, everything you will be able to analyze in a fantastic manner। To understand the basics, we need 3 things। ये basics मतलब आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए, यहाँ पे there is no other option you have। पहला is syllabus की copy। You should know your syllabus in and out। Okay, मतलब what is present in the syllabus, what is not there in the syllabus, ये मुझे अच्छे से पता ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता रहेगा कि सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ माय सिलेबस, तभी तो मैं सेक्युलरिज्म के ऊपर जो आर्टिकल रहेगा वो पढ़ेगा। जब मुझे पता रहेगा कि जुडिशरी इज पार्ट ऑफ माय सिलेबस, तभी मैं जुडिशरी के आर्टिकल्स पढ़ेगा ना। पॉइंट। तो You सिलेबस are में मेरी currently the क्या only है, person in this conference. सिलेबस में क्या है एंड सिलेबस में क्या नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो।
ये पहला हो गया। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपीएससी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती कैसे है। पूछती कैसे है मतलब क्या, कि यूपीएससी हैज अ वेरी यूनिक वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, which is totally different than the way it was asked in our university exams. Okay, so even the simple सा कोई टॉपिक है और वो पूछना चाह रही है व्हाट इज डेमोक्रेसी, फिर भी उसको इतना घुमा के पूछेगी ना कि इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी पूछ रही है व्हाट इज डेमोक्रेसी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें पता रहना चाहिए कि यूपीएससी चाहती क्या है हमसे। So for this, previous year's question papers become very important. To analyze those questions, while we are analyzing those questions, we will understand कि UPSC क्या चाहती है, क्या पूछना चाहती है, कैसे क्वेश्चंस पूछती है। This becomes, and उस क्वेश्चंस को then we link with the first syllabus. Okay, ये लिंकेज हो गया हमारा। इसके बाद while we are done with this, okay, syllabus and this newspaper, I told you about all those points. When we are done with this, we have to go for the basics NCRTs. आई एम गिविंग यू द लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी जो हमें पढ़ना है। ये एनसीईआरटी जिस ऑर्डर में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं हमें इसी ऑर्डर में पढ़ना है। मतलब क्या कि फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विथ क्लास 9th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। After we are done with this, then only we should move towards class 10th NCERT, that is Democratic Politics Part 2. And after we are done with this, then only we should move towards the third one, class 11th Indian Constitution at Work, was the most important NCERT हमारी जो है ये है वो। Then 11th political theory, and then class 12th की NCERTs politics of India since independence, और उसके पास contemporary world politics. So these are the 6 NCERTs जो हमें सबसे पहले खत्म करना है। Okay, once we are done with this 6 NCERTs, then only हम कोई दूसरी बुक को टच करेंगे, तब तक हम बुक्स को टच भी नहीं करेंगे। Am I clear on this point? प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये 6 एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए, देन ओनली मूव टुवर्ड्स अदर बुक। ठीक है? ओके, व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि ये अच्छे से आने चाहिए ये एनसीईआरटीज। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, दे आर नॉट नॉवेल्स कि हमने स्टार्ट किया और कहानी की तरह पढ़ के निकाल दिया हमने। ओके, ऐसा नहीं करना है। ओके, वी हैव टू कंटेंट तो हमको चाहिए ही चाहिए, कंटेंट के साथ साथ वी शुड बी एबल टू फोकस ऑन सम अदर थिंग्स आल्सो when we are reading these NCERTs. जैसे कि क्या? For example, when you will read these NCERTs, you will find that their language is so simple that even a 6th standard student will be able to read and understand कि क्या बोल रहा है। मतलब क्या पहला मंत्र क्या रहेगा कि हमारा यूपीएससी मेंस का आंसर्स भी ऐसे ही सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस में, जैसे एनसीईआरटीज में दिया हुआ है। So learn from NCERTs how to write in this way. Point. ये NCERTs जब भी कोई बात कहती है ना, तो वो बात को अपने substantiate करती हैं by giving some example, by drawing some diagram, by doing something ऐसा substantiation. Learn from this NCERTs कि how this substantiation are made. क्यों? क्योंकि जब हम अपने यूपीएससी मेंस का आंसर लिखेंगे, वी शुड आल्सो हैव दिस एबिलिटी टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर्स विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम, विद फ्लो चार्ट्स, विद मैप्स। ठीक है? तो लर्न करो कि किस तरह ये कर रहा है। ठीक है? और देखो जिस तरह एनसीईआरटी करता है ना, वो हम पढ़ते पढ़ते समझ जाते हैं हमको कि इसने कितने अच्छे से किया है कि इट डजंट लुक कि कंटेंट इज डिफरेंट एंड मैप इज डिफरेंट। मैप सीम्स टू बी पार्ट ऑफ द कंटेंट। तो इंटीग्रल पार्ट जो दिखता है ना, दैट वी शुड बी एबल टू डू जब अपना आंसर्स लिखते हैं। समझ रहे हो? ओके, थर्ड, ओके, व्हेन यू आर रीडिंग दिस एनसीईआरटीज, प्लीज अंडरस्टैंड एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन कैसे किया है चैप्टर का और कंक्लूजन कैसे किया है चैप्टर। यू विल फाइंड एनसीईआरटी फैंटास्टिक स्टोरीज के साथ इंट्रोडक्शन करता है और कंक्लूजन भी बहुत ही अच्छा करता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लीज रिमेंबर, आपको 250 मार्क्स का एक एस्से का पेपर लिखना होता है, जहां पे यू हैव टू राइट एस्से ऑफ 1000 वर्ड्स। तो उसमें एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। Learn from these NCERT how to introduce the topic.
ये सब कर लोगे अच्छे से तो आपको ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। समझ रहे हो मुझे? Are you able to everybody understand me कि what is this rule of NCERTs apart from content तो है ही important हमारे GS2 point of view से। Apart from content there are many other parts which these NCERT teaches us, उस पे भी हमें focus करना है। That's why this is the reason why I am saying you don't just read the NCERTs, don't just read the NCERTs, try to eat them away everything possible। मुझे your understanding for your benefit, ये दो NCERT जो I am showing right now, these two NCERTs are first two NCERT। तो पिंक वाली है, this is the 9th standard की NCERT, जो येलो वाली है, this is the 10th standard की। This is the Indian Constitution at Work 11th की NCERT, again in political theory 11th की NCERT, are the 12th की NCERT। The picture of the cover page of the NCERT ताकि आपको confusion नहीं होना चाहिए। Am I clear? चलिए आगे चलते हैं। Now we will start the discussion of the syllabus. Part A, the Indian Constitution। स्टार्ट करते हैं, चलिए। First point of the syllabus says, please be with me when I am reading the syllabus. Indian Constitution, देखो भी डैश दिया है, डैश historical underpinnings, comma, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure। This is the syllabus that they are asking us to do। First point of part A, ठीक है। मतलब क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और इवोल्यूशन, देखो ये दोनों साथ में जाएंगे। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन मतलब समझो व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग यू। यू माइट बी नोइंग कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है 1946 से, ठीक है, और बनने के बाद फुल्ली इंप्लीमेंटेड वो 1951 से हुआ है, बरोबर। अभी समझो कि बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन was started to be made, okay, हमारे इंडिया में ब्रिटिश राज कर रहे थे। When the British were ruling, this British themselves has actually passed many acts, और वो एक्ट्स का कुछ ना कुछ पार्ट कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्फ्लुएंस करता है। फ्रॉम 1757 बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ है, ओके, वहां से लेके 1947 जब हमको इंडिपेंडेंस मिली, देयर हैव बीन मेनी एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश themselves। ये जो एक्ट्स ब्रिटिश ने पास किया, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। ओके, देयर आर मेनी एक्ट्स, ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का पार्ट है। Indirectly, if you pay attention, you will find that this historical underpinning जो 1776 से पहला एक्ट आया था, तब से शुरू हुआ है, okay, it is nothing but evolution also ना। मतलब 1776 के बाद 1780 में, फिर उसके बाद 19 में, ओके, तो इस तरह कर करके जो एक्ट्स आए हुए हैं हमारे एक के बाद एक, they are nothing but evolution also। मतलब क्या कि सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट is linked with सिलेबस का सेकंड पॉइंट also। समझ रहे मतलब क्या, ये दोनों पॉइंट हमें साथ में करने हैं ना। पॉइंट अभी समझो कि ये इवोल्यूशन विल कंटिन्यू टिल इंडिपेंडेंस, बरोबर। ओके, अभी इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, समझ रहे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने इंप्लीमेंट कर दिया 1951 में, बरोबर। ओके, अब 1951 में इंप्लीमेंट करने के बाद we found out that some of the things are missing या some of the things are not working properly, ठीक है। तो उसको अच्छा से करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, गुड, ठीक है। तो हम जब ये अमेंडमेंट्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेंडमेंट्स हमने 1951 से शुरू कर दिया और अभी तक चला आ रहा है, समझा। देखो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस है ना अमेंडमेंट्स, ठीक है। मतलब क्या कि बिफोर इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन जो है दैट इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, बरोबर, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस this evolution of constitution is happening in the form of amendments ना। अभी तो इवोल्यूशन ही ना, जैसे उन लोगों पहले ब्रिटिश ने किया, अब हम कर रहे हैं चेंजेस। able to link ये तीनों पॉइंट साथ में, all the three are going to go together, समझ रहे हो। ओके, अभी देखो क्या है, ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस सिलेबस जो अभी दिख रहा है आपको। इसके बाद क्या होगा कि फीचर्स, फीचर्स क्या है,
फीचर्स मीन्स दोज थिंग्स व्हिच मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन बी यूनिक। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है। ओके, ये फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हर फीचर जो ये फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑल दिस फीचर्स आर एक्चुअली रिटन इन वन और द अदर आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बरोबर? So when they are being written in one or the other article of the constitution, these are nothing but significant provisions. My point मतलब क्या, फीचर्स और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस साथ में जाएंगे हैंड इन हैंड, क्योंकि ये प्रोविजंस का जो मीनिंग है वही तो फीचर्स बन जाते हैं। द पॉइंट, आई होप एवरीबॉडी ठीक है। उसके बाद पॉइंट बोल रहा है द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? दोस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन cannot be amended by the parliament. It is the parliament only which has been given the power to amend the constitution. Supreme Court ने जज बोला है कि there are some features of Indian constitution which cannot be amended by parliament also. तो वो फीचर्स जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता उसको हम बोलते हैं बेसिक फीचर्स। डिटेल वी विल डू कि कौन कौन से वो फीचर्स हैं, व्हेन वी विल डू द टॉपिक इन डिटेल। The source for this first part of the syllabus, this one book, Indian Polity by M. Lakshmikant. Remember this, ये book is going to be your source for part A of the syllabus. Part A जो हम अभी कर रहे हैं पूरा the Constitution. Okay, ये book जो है सब जगह आएगी in every part of this. Part A के हर syllabus के point में. Indian Polity by M. Lakshmikant is the basic source for part A of the syllabus. Okay, 90% of the times the question that UPSC ask over here, okay, वो question amendment provisions features या basic structure पे रहते हैं। okay, तो ये जो है ना ये current affairs में रहेगा। I think सबको पता है कि current affairs में जो भी point होता है we have to refer to newspaper. So these two are the newspaper that we can refer any one of them, Hindu or the Indian Express, anyone. Okay, it is very important that is we should study the issue in detail instead of reading the news. News तो हम रोज पढ़ेंगे। Try to study the issue क्या है। ये issue आप कैसे study करोगे? If you know your syllabus. ये syllabus के किसी ना किसी point से वो issue automatically syllabus जानना इसके लिए becomes मेरा सबको the same thing that I told you कि if you are knowing कि syllabus से किस point से ये news जो आ रही है current affair में link है, तो you will be able to answer the question asked by may seem to be factual and static, but the question asked by UPSC can only be answered if you have the track of the recent issue. Okay, for example, let me give an example. UPSC ने यहाँ पे question पूछा था कि Indian secularism is different. सेकुलरिज्म क्या है? एक फीचर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट। ओके, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़ जो करंट अफेयर में चल रहा है। फ्रांस में सेकुलरिज्म को लेके क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है सेकुलरिज्म को नो, देन ओनली यू विल बी आंसरिंग किस तरह से इंडिया का सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये हमें कब आएगा? जब हमको वो करंट अफेयर में जो इशू चल रहा है फ्रांस में, यूएस में, पाकिस्तान में, हमें ये पता है तब। समझ रहे सब लोग? मूविंग अहेड, पॉइंट ऑफ syllabus यूपीएससी का ये पार्ट ए द कॉन्स्टिट्यूशन। जी ये पॉइंट समझिए। फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज, देखो हाँ, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन और स्टेट दोनों बोल रहा है सिलेबस का। तो बोल रहा है इश्यूज एंड चैलेंजेस दैट आर प्रेजेंट इन द फेडरल स्ट्रक्चर। देखो वन पॉइंट है सिलेबस का। उसके बाद देखो ये सेकंड पॉइंट है सिलेबस का, बोल रहा है डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अबाउट द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर। तो बिफोर आई एक्चुअली गो इनटू दिस सिलेबस, हम लोग एक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेडरलिज्म?
ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। अभी देखो क्या होता है कि हमको पता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? ठीक है, अभी देखो कि क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिवाइड किया है तीन में। ठीक है, पहला उसने बोला सबसे ऊपर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन भी बोलते हैं। उसके नीचे रहेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और उसके नीचे रहेगी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब कौन? दो लोग होते हैं, कौन से? पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटीज। ये तीन है। अभी देखो क्या हो रहा है कि ऊपर यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि भाई यूनियन तुम्हारा ये काम है, तुम ये काम करो। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम्हारा डिफेंस ऑफ इंडिया इज आपका काम करो, मॉनेटरी पॉलिसी का काम आपका है, ओके, कम्युनिकेशन इंटरनेशनल रिलेशंस आपका काम है, तो यू टेक केयर ऑफ दिस। स्टेट को बोला है कि स्टेट भाई तुम अपना काम करो। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट में आपका काम है, ठीक है, तो ये स्टेट का काम है। सेम वे लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनको बोले कि भाई तुम्हारा ये काम है, टेकिंग केयर ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट आपका, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट को अपना काम बोल दिया, वो करते हैं। तो ये जो यूनियन अपना काम करो, स्टेट अपना काम करो, लोकल गवर्नमेंट अपना काम करो, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, हम जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ये डिवीजन ऑफ पावर को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। और जो ये स्ट्रक्चर बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो स्ट्रक्चर बनाया है यूनियन का, स्टेट का एंड लोकल गवर्नमेंट का, इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। समझ रहे हो सब लोग? ठीक है, तो इफ यू सी प्रॉपरली, तो फर्स्ट दो पॉइंट जो है वो यूनियन और स्टेट, फर्स्ट टू लेवल ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट ऑफ द सिलेबस है वो बात करता है द थर्ड लेवल ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इस पूरे पॉइंट में फर्स्ट ओके बोलता है फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट। व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनियन, व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट? इसके लिए सोर्स लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत ने पूरा चैप्टर दिया हुआ यूनियन के बारे में, स्टेट के बारे में, उनके फंक्शंस के। that one book is going to help you in the this. Okay, second part of this, issues and challenges to federal structure, ये डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस है। Okay, this is the current affair questions यहाँ से। What are the challenges that is being faced by the federal structure? For example, ऐसा it is said by many experts कि जो गवर्नर है, गवर्नर is appointed by the central government at the state level ना। Okay, तो गवर्नर is actually becoming more and more biased towards the center, जिसकी वजह से वो स्टेट का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहा, काम नहीं कर पा रहा अच्छे से। Okay, so because of this, post of governor is becoming one of the challenges in federal structure, and he is seen as a agent of center at the state level, जो state में interfere करता है। समझ रहे हो? Okay, for example, अभी आपने बहुत सारे करंट अफेयर में इशू चल रहे थे, राजस्थान में जो इशू चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ऑफ सिलेबस बोलता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर। डिवोल्यूशन ऑफ पावर मतलब क्या कि व्हाट आर द पावर दैट हैज बीन गिवन बाय द स्टेट, सेंटर नहीं है, स्टेट, टू द लोकल गवर्नमेंट, उसको डिवोल्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ओके, एंड फाइनेंसेस, फाइनेंसेस मतलब क्या कि व्हाट आर द वे इन विच द मनी विल बी रेज्ड बाय दिस पीपल, फाइनेंसेस इनका, ओके, लोकल गवर्नमेंट का। challenges therein बोल रहा है, therein मतलब क्या? challenges in the devolution of power, challenges in the finances। ओके, सो अगेन द बेसिक्स ऑफ द लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है उसका आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। ओके, एंड वॉट एवर द थिंग्स विल बी वो करंट अफेयर में हम रहेंगे। इसके साथ साथ में देयर इज समथिंग कॉल्ड सेकंड एआरसी रिपोर्ट। सेकंड एआरसी रिपोर्ट का जो 13th रिपोर्ट है, 13th रिपोर्ट, इट डील्स विद यूनियन एंड स्टेट में जो इश्यूज है, जो इश्यूज है ना, इसमें बहुत सारे इश्यूज दिए हुए हैं, हमको मिलेगा। सेम वे इसका जो 6th रिपोर्ट है ना, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या इश्यूज है वो हमें बताता है। तो इश्यूज हमें ये सेकंड ईआरसी रिपोर्ट पढ़ना है, और अलोंग विथ इश्यूज ये हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी बताता है। तो ये सॉल्यूशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्लाइड अपन ने मैंने क्या बताया था आपको, यूपीएससी मंत्रा क्या है?
यूपीएससी आपको पूछती है टेक द स्टैंड एंड गिव योर व्यू ना, तो आप जब गिव योर व्यू करोगे ना तो उस टाइम पे यू कैन गिव दिस सॉल्यूशंस एज द ये रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हमें पूरी पढ़नी है क्या? नो, ओनली द समरी ऑफ द रिपोर्ट व्हिच वी सिनर्जी स्टडी पॉइंट विल बी गिविंग यू, दैट समरी यू विल बी गेटिंग। वो समरी आप पढ़ोगे क्योंकि हमें बस उतना ही चाहिए। समझ रहे हैं सब लोग? एनी डाउट एनीबॉडी? आगे जाता है फिर पॉइंट ऑफ सिलेबस बोलता है separation of power between various organs and dispute redressal mechanism and institutions. ये देखो ये दो लोग हैं। Before I actually go into the syllabus, ये point, please try to understand the meaning of the word separation of power. ये क्या होता है separation of? ठीक है, अभी अभी हमने किया फेडरलिज्म, बताया मैंने ना, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। समझो कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नेंस नॉट गवर्नमेंट, सॉरी। ठीक है, एक ऑर्गन होता है एल, लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन होता है ई, एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा ऑर्गन होता है जे, जुडिशरी। ठीक है, जो एल होता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का काम है टू मेक द लॉज, टू लेजिस्लेट, टू मेक द लॉज। दूसरा ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव ई, इसका काम होता है टू इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी, इट चेक द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज मेड बाय एल। ठीक है, तो वेदर द लॉज जो बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो इन तीनों को काम बोला हुआ है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। ठीक है, सो समझो भैया, सेंट्रल लेवल पे एल का काम कर, लेजिस्लेचर का काम करता है पार्लियामेंट, बरोबर, एग्जीक्यूटिव का काम करती है द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, एंड जुडिशरी का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही देखो सेम स्ट्रक्चर वैसे का वैसा कॉपी हुआ है नीचे स्टेट लेवल, वहां पे, यहाँ पे लेजिस्लेचर काम करता है विधानसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव का काम करती है द स्टेट गवर्नमेंट, एंड जुडिशरी का काम करती है द हाई कोर्ट्स। ओके, तो ये दोनों देखो दोनों लेवल पे। ओके, सो दिस जो दिस वर्क, जो डिवीजन है, वर्क डिवीजन बिटवीन द एल लेजिस्लेटिव, द ई एग्जीक्यूटिव एंड जे जुडिशरी, होता है सेपरेशन ऑफ। ओके, अभी समझो फेडरलिज्म ये वर्टिकल डिवीजन है, बराबर, सेंटर, स्टेट, लोकल, ऐसा। एंड समझो जो मेरा सेपरेशन ऑफ पावर है, ये देखो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। पे कौन कौन है? सेंटर पे है एल, ई और जे, तीनों है सेंटर पे, इनका डिवीजन। स्टेट पे कौन है? एल, ई, जे, इनका डिवीजन। ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा ऐसा, ये स्टेट पे द पॉइंट। ठीक है, सो अभी इनको बोल दिया कि आप लोग अपना अपना काम करो, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इनका सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर कट नहीं होता है। जब क्लियर कट नहीं होता है तो ईच ऑफ देम वांट टू डू देयर ओन। ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि देयर आर मेनी टाइम्स द डिस्प्यूट स्टार्ट्स इन देम, झगड़ा शुरू हो जाता है इनके बीच में आपस में। Okay, तो इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए, ओके, डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए हम लोगों ने कुछ मैकेनिज्म सेट किए हैं, कुछ तो इंस्टीट्यूशन सेट किए हैं। तो ये देखो सेकंड पॉइंट ऑफ सिलेबस है कि सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, if there is some dispute due to separation of power, what are the mechanism and what are the institution to solve that? So जो concept है what is separation of power, okay, एल, ई और जे के जो प्रोविजंस है वो क्या है, ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी आपको बताएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मोस्टली द क्वेश्चन आस्क्ड आर फ्रॉम करंट अफेयर्स इन दिस। So the newspaper and our current affair magazine Panorama is going to help you in this. Clear? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज डायरेक्ट एक सिंगल पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज।
ये बोलता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, वैसे ही वर्ल्ड के अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल इंडियन सेकुलरिज्म को कंपेयर करो फ्रांस के सेकुलरिज्म से। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया जो है इसको कंपेयर करो यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। इंडिया के राज्यसभा को कंपेयर करो यूएस के राज्यसभा से, उसको सीनेट बोलते हैं। सेम वे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया का है, पार्लियामेंट, ओके, इसको कंपेयर करो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये दे कैन आस्क क्वेश्चन इन दिस, ओके। पूरा टॉपिक स्कैटर्ड है एवरीवेयर। वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से दे कैन आस्क यू टू कंपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्टली द नेशन व्हिच आर इन द न्यूज़ हम उस पे फोकस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर दिस इज synergy class notes. Okay, we'll be giving you class notes. Okay, नोट्स में हम मेन जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके पॉइंट्स दिया हुआ है, going to help you. Clear है? Next, one of the biggest syllabus का पॉइंट है ये. Okay, तो इन लोगों ने क्या, what syllabus they UPSC has given. पहला है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दो पार्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट के फंक्शन, पार्लियामेंट के कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पार्लियामेंट के पावर प्रिविलेज, पार्लियामेंट के इश्यूज। सी 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम जो पार्लियामेंट में है वही सेम चीज स्टेट लेजिस्लेचर में भी है। यहाँ दो दो बार करेंगे क्या हम? नहीं। ओके, वी विल डू पार्लियामेंट इन डिटेल, ये अपने आप हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर का ओनली दैट पार्ट, मतलब only that 10% part जो इसका अलग है, which is not different from parliament, we will focus only on that. Getting your point? Okay, तो पार्लियामेंट का जो चीज सेम टू सेम है लेजिस्लेचर का, तो बस पार्लियामेंट हम करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर का ओनली दोस थिंग्स हम करेंगे which is different from parliament. समझ रहे हो? ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर फंक्शनिंग, ये दो पार्ट है ना, दिस इज गिवन इन एम लक्ष्मीकांत वेरी वेल, तो यहां से हम कर लेंगे, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस, ये सिनर्जी क्लास नोट्स में दिया हुआ है। देखो, आई एम ट्राइंग टू लिंक एवरीथिंग अप। दिस दिस इज गिवन इन लक्ष्मीकांत, दिस इज नॉट गिवन वेरी वेल इन लक्ष्मीकांत। इसके लिए सिनर्जी का जो क्लास नोट्स है, दो दैट पार्ट विल हेल्प यू, दिस सेकंड पार्ट, ठीक है। और जो इश्यूज अराइजिंग है, ये कहां से आएगा? यस, वेरी गुड, करंट अफेयर, क्योंकि इश्यूज करंट अफेयर में रहते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल, पार्लियामेंट इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली क्योंकि डिस्टरबेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। ओके, अभी कोरोना आ गया, उसकी वजह से देखो मॉनसून सेशन पूरा का पूरा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट देयर सेशन हुआ ही नहीं मॉनसून सेशन। ओके, देयर इज अ इशू की वुमेन को रिजर्वेशन दो पार्लियामेंट में, क्यों? क्योंकि उनका जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। देयर हैज बीन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हु आर गेटिंग इलेक्टेड एज एमपी और एमएलए, ठीक है। डिबेट की जो क्वालिटी है वो बहुत खराब हो चुकी है, क्यों? क्योंकि डिबेट के नाम पे वो लोग बस झगड़ा करते रहते हैं। इट इज सेड बाय द मेनी एक्सपर्ट्स पार्लियामेंट में। ओके, सो ये भी एक इशू हो रहा है। अपोजिशन इज बिकमिंग वीक डे बाय डे, तो व्हाट रोल डज अपोजिशन हैज इन टुडेज? उसके बाद रिमूवल ऑफ द मेंबर्स, एमपीज और एमएलए को किसी को भी निकाल देते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि नाउ द स्पीकर इज चोजन बाय द रूलिंग पार्टी। स्पीकर जब चूज होता है और स्पीकर के पास पावर है लोकसभा में, तो मेनी टाइम इट हैज बीन सीन कि पर्सन इज रिमूव्ड, कि यू डोंट कम फ्रॉम टुमारो, आपको 10 दिन के लिए बर्खास्त करते हैं। ओके, 2 दिन के लिए बर्खास्त करते हैं, निकाल देते हैं आपको। दिस इज बीइंग सेड अगेन इशू इन द पार्लियामेंट। आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल जो न्यूज़ में रहता है बहुत। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो। समझाइए कैसे लिंक किया मैंने पूरा सिलेबस का पॉइंट और उसके सोर्सेज अलग-अलग कैसे हैं? फिर आगे जाता है। इफ यू सी प्रॉब्लम, ट्राई टू एनालाइज नाउ सिलेबस जो कैसे मूव कर रहा है। पहले देखो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने किया, कॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद फिर देखो हम लोग आए थे फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सेंटर पे, स्टेट पे, यूनियन पे, ठीक है। उसके बाद देखो हमने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर का, सेपरेशन ऑफ पावर में हमने किया कि एल होता है, ई होता है और जे होता है। देखो अब इसके पहला वाला पॉइंट एल के बारे में था, पूरा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, एल लेजिस्लेचर होगी ना। ओके, नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली, ये सिलेबस का पॉइंट देखो पूरा का पूरा अब जा रहा है टुवर्ड्स ई।
सिलेबस मूव हुआ, पहले डिटेल में ऊपर का पूरा ओवरव्यू, फिर उसके बाद देखो डिटेलिंग करने के बाद नाउ दे आर गोइंग इनसाइड, एक एक टॉपिक को उठा रहे हैं जो हम लोगों ने डिटेल में किया। ओके, ये एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर आस्किंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ ई एंड जे। ओके, फॉर दिस पार्ट द बेस्ट सोर्स इज लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग को एक्सप्लेन किया है। It is the best source for this topic, E and J दोनों के लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछती है ना यूपीएससी, उस क्वेश्चंस में यू नीड टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज इवन इफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द करंट अफेयर। मतलब क्या कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट अफेयर नॉलेज यू माइट नॉट बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। You should have a very good knowledge of the constitution, क्या बोलता है constitution में, क्या लिखा है, कहाँ से आर्टिकल है, क्या लिखा है, all those things if you want to write the good answer of this topic of question। Hence इसके लिए मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मीकांत is the best source for this। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेंगे, बट टू राइट दैट क्वेश्चन यू नीड टू हैव लक्ष्मीकांत, तो अच्छे से आंसर नहीं लिख पाएंगे आप, समझ रहे हैं? ओके, ये इसके करने के बाद जब हम एग्जीक्यूटिव करेंगे ना, तो हमारा ये एग्जीक्यूटिव करते टाइम ये मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता रहता है एग्जीक्यूटिव करते टाइम में। तो देयर इज नो नीड टू डू दिस टू थिंग्स सेपरेटली, व्हाइल डूइंग एग्जीक्यूटिव्स ओनली वी डू दिस, डायरेक्टली होता रहता है हमारा। नेक्स्ट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आरपीए बोलूंगा मैं आपसे। नाउ समझो कि यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट द एक्ट, पक्का है, अभी तक मिलता है, नेवर आस्क, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी बुक फॉर दिस। यूपीएससी करंट न्यूज में कुछ तो आरपीए का इशू रहता है, उस इशू के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है न्यूज में जो रहा। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ राइजिंग इशू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देयर इज अ राइजिंग इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, तो उस एक पॉइंट के ऊपर आरपीए का एक ही पॉइंट है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आरपीए का एक ही पॉइंट है, कोई तो डिस्क्वालिफिकेशन, उस एक पॉइंट को इशू बना के उस पॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछती है। मतलब क्या कि इफ यू आर एबल टू फॉलो करंट अफेयर्स इन अ वेरी गुड मैनर, ओके, यू आर गोइंग टू डू दिस पार्ट ऑफ सिलेबस अपने, समझ रहे हो आप? ओके, तो इट डजंट आस्क अबाउट कि बताओ आरपीए क्या है, उसके सेक्शंस क्या है, वो बताओ, कि ये सब नहीं पूछेगी वो, कोई तो इशू उठाएगी करंट अफेयर में जो रहेगा, ओके, वो हमें लिखना पड़ता है। ये फर्स्ट है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि बहुत बार ना क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट पार्लियामेंट, क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, और उस क्वेश्चंस के आंसर लिखते टाइम देयर इज ऑलवेज वन पॉइंट जो आरपीए का कुछ है। That means what कि if you don't write that point you may lose 1 mark, लेकिन वो पॉइंट लिखा तो आंसर आपका बहुत ही अच्छा आंसर बन जाता है। क्यों? क्योंकि आरपीए यूनिक पॉइंट सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इट इज एक्सपेक्टेड यू शुड कीप दिस आरपीए इन माइंड व्हाइल राइटिंग इवन द अदर आंसर्स। Okay, so it is very important that you use RPA to support points in your answer कि You ये are ऐसा currently क्यों the हुआ, only person in this ऐसा conference. इसलिए है क्योंकि आरपीए में ऐसा लिखा हुआ है, समझ रहे हो? दिस इज हाउ दिस पार्ट ऑफ सिलेबस इज यूज्ड। तो दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, पहला डायरेक्टली कोई तो इशू जो करंट अफेयर में वो यूपीएससी विल आस्क, और दूसरा मेनी टाइम्स आरपीए का कोई तो सेक्शन, कुछ तो प्रोविजन, कुछ तो भी यू हैव टू राइट इन some of the other questions of answers just to support our viewpoint। Next point of syllabus talks about constitutional body। ये बोलता है appointment, powers, functions and responsibilities of constitutional। तो पहले हम समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है क्या। दोज बॉडीज जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सम आर्टिकल्स ऑफ दैट बॉडी। फॉर एग्जांपल कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में इसके बारे में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, आर्टिकल 324 में इसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में इसके बारे में लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280 में इसके बारे में लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल यूपीएससी, स्टेट पीएससी. ओके, सॉरी सीबीआई इज नॉट. तो these आर्टिकल्स के बारे में लिखा हुआ है, सॉरी these बॉडीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. दैट्स व्हाई these बॉडीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल. समझ रहे हो? मतलब कि those bodies about whose powers, function, responsibilities are mentioned in the article of the constitution exclusively, उन बॉडीज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल, and they are said to be one of the pillars of democracy. उनका इतना इंपॉर्टेंट होता है. 90% of the time UPSC is asked about the issues that are in the news. मतलब because of something or some other thing, ये bodies के अपॉइंटमेंट, समझो क्वेश्चन यहीं से आएंगे. अपॉइंटमेंट में, उनके फंक्शनिंग में, उनके पावर्स में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ तो इशू अराइज हो जाता है जो उनको न्यूज में बना देता है. एंड दैट उस इशू के ऊपर इसको लिंक करके सिलेबस के पॉइंट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन क्योंकि रिमूवल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, इवन द सुप्रीम कोर्ट जज इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब. ओके, ये एक इशू बन जाता है इन द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल वाले पॉइंट. सेम वे कैग, द कैग के अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए इसके बारे में द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वेरी सिंपल, वेरी मच डिटेल में दिया हुआ. तो मेनी टाइम जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं दे बिकम कैग. ओके, सो दिस इज सीन टू बी वन ऑफ द इशू इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कैग. उसके ऊपर क्वेश्चन. फाइनेंस कमीशन, इवन दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. तो पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन को लिंक करने का बाइंडिंग नेचर है. ओके, ऐसे सिलेबस के पॉइंट लिंक होते हैं, इशू जो न्यूज में आता है, एंड देन यूपीएससी आस्क्स. So to answer this question जो यहाँ पे पूछती है, you need to have the analytical perspective. Very important is this point of view. सब कुछ लिंक करके आता है, कॉम्प्लिकेट करके थोड़ा. Okay, so to understand what exactly is asked in this question, you need to have very high analytical ability in this. Next, bodies देखो कंटिन्यू किया यहाँ पे. Okay, after constitutional body there is something called statutory body, there is something called regulatory body, and then there are something called quasi judicial bodies. Bodies जो they are different bodies. यहाँ पे सिलेबस के पॉइंट में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी. पहले एक जस्ट आपको एक व्यू देता हूँ. स्टैट्यूटरी बॉडीज आर दोज बॉडीज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब क्या कि पार्लियामेंट ने कोई तो एक्ट बनाया हुआ है, कोई तो लॉ बनाया हुआ है, और उस लॉ के अंदर वो बॉडी बनी है. फॉर एग्जांपल ये पता रहेगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी, ये आरटीआई एक्ट के अंदर बना है, तो ये है स्टैट्यूटरी बॉडी. लोकपाल, लोकपाल इज फॉर्म्ड अंडर लोकपाल एक्ट. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अगेन एनएचआरसी का एक्ट है. विजिलेंस कमीशन, अगेन इसका भी एक्ट है. सो व्हेन द बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी. समझ रहे हो? ओके, रिमेंबर ये बॉडीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, बट दे आर फॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. दूसरा, रेगुलेटरी बॉडी. रेगुलेटरी बॉडी मतलब क्या कि देयर आर वेरियस फील्ड्स. ओके, वेरियस फील्ड मतलब फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट एक फील्ड हो गया, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी एक फील्ड हो गया, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम एक फील्ड हो गया, फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी एक फील्ड हो गया, फॉर एग्जांपल पेंशन फंड एक फील्ड हो गया. एक एक फील्ड के ओवरलुक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमने स्पेशल बॉडीज को बनाई हुई, स्पेशल अथॉरिटीज को बनाई हुई कि तुम्हारा काम है कि यू जस्ट लुक ओवर दिस फील्ड, बाकी कहीं नहीं. उन बॉडीज को हम रेगुलेटरी बॉडीज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सेबी, सेबी का काम है टू लुक इनटू द शेयर मार्केट. आरबीआई टू लुक इनटू द मॉनेटरी पॉलिसी. एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन लुक इनटू दिस. फूड सेफ्टी एफएसएसएआई, देखो मैगी वाला इशू जो हुआ था ये बॉडी न्यूज में थी बहुत, ठीक है. ट्राइड, टेलीकॉम रेगुलेटरी, कंपटीशन कमीशन, पेंशन फंड रेगुलेटरी,
ओके, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। तो ये देखो पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक एक बॉडी को हमने सेट किया है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड रेगुलेटरी बॉडीज, वो रेगुलेट ओवर दैट फील्ड ओनली। समझ रहे हैं? पर देखो देयर आर सम बॉडी व्हिच आर कॉल्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी। समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि देयर आर नो स्पेशल बॉडीज यहाँ पे। ऊपर के जो तीन बॉडीज है ना हमारे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड रेगुलेटरी बॉडी, यही तीन बॉडीज में ओके व्हेन दे आर डूइंग द वर्क ऑफ जस्टिस डिलीवरी, ओके मतलब वो जज बन जाते हैं जब बिकम क्वासी जुडिशियल। क्वासी मतलब क्या? फॉल्स, सुडो। जुडिशियल मतलब क्या? जस्टिस पास करने वाला है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन व्हेन इट इज लुकिंग इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक बन जाता है क्वासी जुडिशियल। जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन जब ये देखता है कि आरटीआई के अंडर आपको आपका राइट नहीं मिला, उस टाइम इट लुक्स इनटू द इशू, ये क्वासी जुडिशियल। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, समझ रहे? तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरमेंट वाला जो है, ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज बिकम क्वासी जुडिशियल, लेकिन नॉर्मली वो इधर तीनों में से कहीं रहेंगे। 99% ऑफ टाइम अगेन इस पे भी द इश्यूज जो है उसमें करंट अफेयर में जो रहता है वहां से क्वेश्चन। Here we are done with the part A of the syllabus, is the constitution. Next time we will see part B of the syllabus.